जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए रीजनिंग का पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना होगा। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर गणितीय संक्रियाओं से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के दो चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखें कि यह समीकरण संतुलित हो जाए। यानी कि इस समीकरण के अंदर आरएचएस पद और एलएचएस पद दोनों बराबर हो जाए। यानी कि जिस प्रकार से इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इधर भी 15 आना चाहिए और इसके बराबर में यहाँ पर दिया गया है 15। ठीक है, अब इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम के अंदर सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे, तो इन चारों विकल्पों में से एक एक विकल्प के दो चिन्हों को क्या करेंगे, समीकरण के अंदर रखेंगे और इस समीकरण को संतुलित करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन के माध्यम से इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए के चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखकर इस समीकरण को सोल्व करेंगे। यानी कि करना क्या है, भाग के स्थान पर प्लस करना है और प्लस के स्थान पर भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण के अंदर में क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले दिया गया है 7। उसके बाद में क्या है, भाग, भाग के स्थान पर क्या करना है, प्लस, तो यहां पर कर देंगे प्लस। उसके बाद में कितना दिया गया है, 2। उसके बाद में क्या है, गुणा, फिर दिया गया है 5। उसके बाद में है माइनस, फिर उसके बाद में दिया गया है 4। फिर क्या है, प्लस, प्लस के स्थान पर क्या करना है, भाग, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। उसके बाद में दिया गया है 2 और इसके बराबर में दिया गया है 15। अब इसको सोल्व करिए। सबसे पहले समीकरण के अंदर हमें क्या करना है, भाग को सोल्व करना है, भाग के बाद में गुणा को सोल्व करना है, गुणा के बाद में प्लस और माइनस को सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 का भाग देंगे 4 में, तो यहाँ पर चला जाएगा 2 दूना के 4, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2। इसके बराबर में हमें कितना दिया गया है, 15। इसी प्रकार से समझिए, फिर यहाँ पर क्या है, माइनस। उसके बाद में भाग करने के बाद में गुणा करेंगे, तो 5 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 5 दूना के 10। उसके बाद में यहाँ पर बच रहा है 7 और इन दोनों के बीच में प्लस। अब प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो प्लस का 7 और प्लस का 10 है, तो 7 और 10 मिलकर बन जाएगा कितना, 17। फिर यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का 2 और इसके बराबर में कितना दिया गया है, 15। अब यहाँ पर देखिए 17 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर मैं इस तरफ लिख देता हूँ। ठीक है, 17 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 15 और इसके बराबर में भी कितना दिया गया है, 15। यानी कि इस समीकरण के अंदर यदि हम ऑप्शन ए के दोनों चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखेंगे तो यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। यानी कि पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के लेटर और संख्या इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भरे जाएंगे। और मेरे पास ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर इसी टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे और वो भी हर एक शिफ्ट के अंदर है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको मिक्स सीरीज दिया जाए, यानी कि सीरीज के अंदर आपको लेटर भी दिया जाए और संख्या भी दी जाए, तो इस टाइप के सीरीज को आपको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले तो आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग, ताकि आप सीरीज को आसानी से सोल्व कर पाएं। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी लेटर दिए गए हैं उन सभी का करेंगे नंबरिंग। सबसे पहले दिया गया है एफ, एफ आता है कितने नंबर पर, 6 नंबर पर। एफ के बाद में क्या दिया गया है, जी,
जी आता है कितने नंबर पर, 7 नंबर पर है। उसके बाद में आगे देखिए, आगे दिया गया है जे, जे आता है कितने नंबर पर, 10 नंबर पर है। जे के बाद में दिया गया है के आता है कितने नंबर पर, 11 नंबर पर है। इसी प्रकार से आगे दिया गया है एन, एन आता है कितने नंबर पर, 14 नंबर पर है। एन के बाद में आगे दिया गया है ओ आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर है। इसी प्रकार से आगे दिया गया है आर, आर आता है 18 नंबर पर है। आर के जस्ट आगे दिया गया है एस, एस आता है 19 नंबर पर। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे वो देखिए। सबसे पहले आपको लेटर छोड़ना है, अब जो नंबरिंग किया है उनको देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले है 6, 6 से कितना बन रहा है 10, 6 से 10 कैसे बनेगा, तो 6 के अंदर +4 कर देंगे तो 6 और 4 मिलकर बन जाएगा 10 से। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है 14, 10 से 14 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 10 में क्या कर दें +4 कर दें तो 10 और 4 मिलकर बन जाएगा 14। फिर देखिए 14 से कितना बन रहा है 18, 14 से 18 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए 14 में +4 कर देंगे तो 14 और 4 मिलकर बन जाएगा 18। अब इसी प्रकार से 18 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर सभी में +4 हुआ है तो 18 में भी क्या कर देंगे +4 कर देंगे, तो 18 और 4 मिलकर बन जाएगा 22। ठीक है, यानी कि 22 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो आप सभी को पता है कि 22 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है वी। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए संख्या दी गई है तो उसको देखिए। सबसे पहले है 4, 4 से कितना बन रहा है 8, 4 से 8 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 4 में क्या कर दें +4 कर दें तो 4 और 4 मिलकर बन जाएगा 8। फिर देखिए 8 से कितना बन रहा है 12, 8 से 12 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए 8 में +4 करेंगे तो बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है 16, 12 से 16 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 12 में क्या कर दें +4 कर दें तो 12 और 4 मिलकर बन जाएगा 16। फिर देखिए 16 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर सभी में +4 हुआ है तो 16 में भी क्या कर देंगे +4 कर देंगे, तो 16 और 4 मिलकर बन जाएगा 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगले लेटर वाली सीरीज को देखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर है जी, यानी कि 7 नंबर है, 7 से आगे चलेंगे तो कितना है 11, 7 से 11 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए 7 में +4 करेंगे तो 7 और 4 मिलकर बन जाएगा 11। फिर देखिए 11 से आगे बन रहा है 15, 11 से 15 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए 11 में +4 करेंगे तो बन जाएगा 15। फिर देखिए 15 से कितना बन रहा है 19, 15 से 19 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए 15 में +4 कर देंगे तो 15 और 4 मिलकर बन जाएगा 19। अब इसी प्रकार से 19 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सभी में +4 हुआ है तो 19 में भी क्या कर देंगे +4 कर देंगे, तो 19 और 4 मिलकर बन जाएगा कितना 23। अब हमें देखना है कि 23 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि 23 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है डब्ल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे डब्ल्यू, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर V20W ये सभी भरे जाएंगे। तो हमें देखना है कि ये सभी किसी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो हाँ सर V20W ये सभी हमें दिए गए हैं ऑप्शन बी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आपके एग्जाम के कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, तो यदि आप बचे हुए समय के अंदर अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहते हैं, तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 73, यहाँ पर ध्यान से देखिए व्हाट्सअप नंबर है 7374826893, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर यदि आप एक बार इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को सरसरी निगाहों से देख लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ में बोल रहा हूं आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर PDF सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन से दो चिन्हों को आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाएगा तो निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये,
और ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको करना क्या है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दिए गए हैं 4 विकल्प हैं और इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के 2 चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखें कि इस समीकरण में RHS पद और LHS पद दोनों बराबर हो जाएं। जैसे कि इस समीकरण के सामने हमें दिया गया है 19, तो इस समीकरण को सोल्व करने पर इधर भी क्या आना चाहिए, 19 आना चाहिए। तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के 2 चिन्हों को रखेंगे, तो मेरे भाई आपको एग्जाम के अंदर क्या करना है, तुक्का नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, एक एक ऑप्शन के माध्यम से चेक करना है। जैसे यहाँ पर हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट सोल्व करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि हम ऑप्शन डी के दोनों चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रख दें तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। जैसे करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी के अंदर हमें दिया गया है भाग और प्लस है। तो मेरे भाई भाग के स्थान पर तो क्या करना है, प्लस करना है और प्लस के स्थान पर क्या करना है, भाग करना है। जैसे यहाँ पर देखिए समीकरण के अंदर सबसे पहले दिया गया है 12, उसके बाद में क्या है प्लस, प्लस के स्थान पर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे कितना है 18, उसके बाद में क्या है गुणा, फिर कितना दिया गया है 24, 24 के बाद में क्या है भाग, भाग के स्थान पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद में है 6, 6 के बाद में क्या माइनस, उसके बाद में 3 और इसके बराबर में दिया गया है 19। अब इसको सोल्व करिए। समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे। तो 18 का भाग देंगे किसके अंदर, 12 के अंदर है। तो 18 का भाग 12 में नहीं जाएगा तो हम इसको क्या कर लेंगे, ऐसे लिख देंगे 12/18, ठीक है। उसके बाद में क्या है गुणा के अंदर है 24, उसके बाद में क्या बच गया प्लस का 6, फिर है माइनस का 3 और इसके बराबर में दिया गया है 19, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए। यहाँ पर कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा 6 तिये 18 और ये कट जाएगा 6 दूना के 12, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा 3 एकम 3 और ये कट जाएगा 8 तिये यानी कि 8 तिये 24, ठीक है मेरे भाई, इस तरह से कट जाएगा। अब यहाँ पर 2 बच गए, 8 बच गया। 2 और 8 को आपस में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 8 दूना के 16, उसके बाद में क्या है प्लस का 6, उसके बाद में कितना है माइनस का 3 और इसके बराबर में दिया गया है 19। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो प्लस का 16 है और प्लस का 6 है, तो 16 और 6 मिलकर बन जाएगा कितना 22। उसके बाद में क्या बच गया माइनस का 3, तो यहाँ पर 22 में से क्या कर देंगे 3 को घटा देंगे और इसके बराबर में कितना बच रहा है 39, ठीक है। सॉरी मेरे भाई 39 नहीं है 19 है, सॉरी मेरे भाई। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, बराबर में दिया गया है 19। अब 22 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 19 और इसके बराबर में भी कितना दिया गया है 19 से। यानी कि यहाँ पर देखिए RHS पद और LHS पद दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यदि हम इस समीकरण के अंदर ऑप्शन डी के दोनों चिन्हों को रखेंगे तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो तीसरे प्रश्न के अंदर है ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक दुकानदार ने कुछ सामान 2500 रुपये में खरीदा और उसे 3250 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से लिया गया है। और याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर है प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से लगभग 2 से 3% प्रत्येक शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। और देखिए मैथ के प्रश्न के अंदर आपको टेंशन नहीं लेना है, मात्र 2 से 3 सेकंड में इस टाइप के प्रश्न को आप सोल्व करेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना है लाभ, ठीक है। उसके बाद में निकालेंगे लाभ प्रतिशत। बहुत सिंपल सा है। लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य और क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदा गया मूल्य। तो यहाँ पर क्या है,
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य है 3250 है। उसके बाद में माइनस क्रय मूल्य कितना है 2500, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2500। अब यहाँ पर 3250 में से 2500 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 750, यानी कि उस वस्तु पर हमें कितने रुपए का लाभ हुआ है, 750 रुपए का लाभ हुआ है। हमसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप याद रखना, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर आप 2 से 3 नंबर आसानी से प्राप्त कर जाओगे। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखिए लाभ बटे में क्रय मूल्य, यहाँ पर हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद में क्या है, गुणा के अंदर है 100%। ठीक है मेरे भाई, ये होता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाभ प्रतिशत। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, लाभ प्रतिशत बराबर में क्या है, लाभ बटे में क्रय मूल्य। लाभ कितना है, तो यहाँ पर देखिए लाभ है 750 रुपये। उसके बाद में क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 2500 रुपये। गुणा के अंदर कितना है 100%, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 100%। ठीक है मेरे भाई, अब उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में ये कट जाएगा 25 एकम 25 और ये कट जाएगा 25 75। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा जीरो, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 30 है और उसके बाद में क्या बच रहा है प्रतिशत, तो यहाँ पर लगा दूंगा प्रतिशत है। यानी कि लाभ प्रतिशत कितना निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा 30%। यानी कि एक दुकानदार कुछ सामान 2500 रुपये में खरीदता है और उसे 3250 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा कितना, 30% है। अब हमें देखना है कि 30% किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 30% हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जिस भी अभ्यर्थी ने मास्टर पीडीएफ सेट नहीं लिया है वो व्हाट्सएप पर जाकर ले सकता है, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपको मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर देखने को मिलेंगे और इसी तरह से आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में भी मिलने वाले हैं। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर ही उस प्रश्न का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है और इसको सोल्व करने के लिए एक ट्रिक भी है। और ट्रिक आपको याद है तो आप मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर बिना पेन उठाए इस टाइप के प्रश्न को सोल्व कर लोगे। ट्रिक क्या है वो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो मेरे भाई याद रखना, ऐसी एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 8 त्रिभुज होते हैं। 8 त्रिभुज कैसे होते हैं वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को देखिए। यहाँ पर देखिए 1 नंबर त्रिभुज ये, 2 नंबर त्रिभुज ये, 3 नंबर त्रिभुज ये और 4 नंबर त्रिभुज ये। कितने त्रिभुज हो गए, 4 त्रिभुज। अब इसी प्रकार से डबल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करिए। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। इसी प्रकार से त्रिभुज नंबर 2 और त्रिभुज नंबर 3 को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। कितने हो गए, 6। इसी प्रकार से त्रिभुज नंबर 3 और त्रिभुज नंबर 4 को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। कितने हो गए, 7। इसी प्रकार से त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 4 को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो त्रिभुज बन जाएगा एक ये। कितने हो गए, 8 त्रिभुज। यानी कि जब भी ऐसी एक आकृति दिखेगी तो उसमें कितने त्रिभुज होंगे, 8 त्रिभुज होंगे। अब हमें क्या करना है, इस तरह की आकृति इस बड़ी वाली आकृति में देखनी है कि कितनी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए एक आकृति तो इस तरह की हमें यहाँ पर ये वाली दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक ये वाली आकृति बन रही है, तो हाँ सर यहाँ से यहाँ तक ये वाली आकृति बन रही है। तो 8 त्रिभुज तो हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 त्रिभुज। ठीक है, इसी प्रकार से कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसी प्रकार से इसी ही आकृति यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक ये वाली बन जाएगी मेरे भाई। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाली। ठीक है, तो एक आकृति ये बन गई।
तो 8 त्रिभुज इसके अंदर होंगे तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे प्लस 8 और कर देंगे। क्या 8 और 8 को मिलाकर 16 बन जाएंगे? नहीं, 16 को कभी टिक मत करना, ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर देखिए इतना तो आपको केवल ये बड़ा बड़ा देखना था। अब इन दोनों आकृतियों को मिलाने से भी यहाँ पर त्रिभुज बन रही हैं। कैसे देखेंगे वो देखेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस आकृति के अंदर आधी आकृति ये और आधी आकृति ये, इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे प्लस 1 कर देंगे। इसी प्रकार से ध्यान से देखिए, जस्ट इसके जस्ट नीचे इसी प्रकार से इन दोनों आकृतियों को यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे प्लस 1 और कर देंगे। ठीक है, क्या इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज है? तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को टोटल कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, 8 और 8 मिलकर बन जाएगा 16, 16 और 1 मिलकर बन जाएगा 17, 17 और 1 मिलकर बन जाएगा 18। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 18। अब हमें देखना है कि 18 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, 18 में दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इस क्लास के अंदर आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, यदि अभी तक आपने मास्टर PDF सेट नहीं लिया है तो पीछे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके मात्र 51 रुपये के अंदर आप कंप्लीट मास्टर PDF सेट ले सकते हैं। और एग्जाम से पहले उस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को आप एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको उसी मास्टर PDF सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, ऑप्शन बी है 1527 खानवा की लड़ाई, ऑप्शन सी है 1529 घाघरा की लड़ाई, और ऑप्शन डी है 1540 चौसा की लड़ाई। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यानी कि जो 1540 है इसके अंदर चौसा की लड़ाई नहीं हुई थी, ये सही सुमेलित नहीं है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। बाकी मेरे भाई आप याद रखना, जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी ये हुई थी 1526 के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से खानवा की लड़ाई हुई थी, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1527 के अंदर है। इसी प्रकार से घाघरा की लड़ाई ये हुई थी 1529 के अंदर है। अब पूछ लिया जाए कि चौसा की लड़ाई कब हुई थी, तो मेरे भाई याद रखना चौसा की लड़ाई हुई थी 1539 के अंदर है। तो फिर 1540 के अंदर क्या हुआ था? तो 1540 के अंदर हुआ था कन्नौज का युद्ध। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, वर्ष 2025-26 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य है, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य है, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य है, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु राज्य है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि वर्ष 2025-26 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का राजस्थान राज्य सौर ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी, और ऑप्शन डी है प्रणब मुखर्जी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये,
और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई एक पॉइंट आप जरूर याद रखना, जो ध्वनि तरंगे होती है ये किसके माध्यम में, यानी कि ध्वनि तरंगों को किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान का भाग 3 नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, लेकिन उसके अनुच्छेद कहाँ से शुरू होते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 36 से 51 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51 से 73 है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि संविधान का भाग 3 नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, लेकिन उसके अनुच्छेद कहाँ से शुरू होते हैं। तो मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद शुरू होता है 12 से 35 से, यानी कि 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कार्य का मान ऋणात्मक कब होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, कार्य का मान ऋणात्मक कब होता है, जब बल और विस्थापन क्या हो, विपरीत हो, जब क्या होगा, कार्य का मान ऋणात्मक होगा। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है सी, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44 है। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहते हैं, तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लगभग 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे भाई आपके एग्जाम के मात्र 40 से 50 दिन शेष बचे हुए हैं। तो बचे हुए समय के अंदर एक बार इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को आप सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर PDF सेट से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बाणेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए उदयपुर में, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा में, ऑप्शन सी है डूंगरपुर में और ऑप्शन डी है करौली में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, बाणेश्वर मेला आयोजित किया जाता है
डूंगरपुर में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, खासी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन बी है केरल से, ऑप्शन सी है मेघालय से और ऑप्शन डी है उत्तराखंड से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि खासी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। खासी जनजाति का संबंध है मेघालय राज्य से। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे। ठीक है।